जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनुच्छेद 16 का अध्ययन करेंगे। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 और 15 का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें समानता के अंतर्गत वो उसमें विस्तृत एरिया को वो अनुच्छेद कवर करते हैं। लेकिन ये जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 जो है सिर्फ सरकारी नौकरियों के अंतर्गत नियुक्ति के संबंध में जो आरक्षण दिया जाता है उससे संबंधित इसमें बात कही गई है। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये जो क्लाज 1 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में समानता, चाहे हमारे भारत का अगर नागरिक है तो चाहे किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे उत्तर भारत का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको भारत सरकार की नौकरियों में समान अधिकार दिया जाएगा। हर व्यक्ति सरकारी नौकरियों में आवेदन अप्लाई कर सकते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 16 में जो खंड 2 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य मतलब चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव या निवास के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। हमने अनुच्छेद 15 में क्या पढ़ा था? उसमें 5 चीज़ों के बारे में बताया गया था कि 5 चीज़ों के बेस पर, जैसे धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर सरकार जो है विभेद नहीं कर सकती। लेकिन इसमें 2 चीज़ें और बढ़ा दी गई हैं, उद्भव और निवास। इसमें 7 चीज़ें हो गई हैं। इनके आधार पर राज्य जो है सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन में विभेद नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको समान अधिकार दिया जाएगा। किसी भी जाति का हो, यादव हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी वर्ग की जाति का अगर व्यक्ति है तो वो सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकता है। किसी भी लिंग का हो, महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सब बराबर रूप से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी वंश का हो, किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो, कहीं भी उसका ओरिजिन हो और किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, वो सरकारी नौकरियों में बराबर आवेदन कर सकता है। इसमें देखो जो खंड 1 और 2 हैं, इसमें यह बताया गया है कि राज्य इन लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकता है। लेकिन आगे के जो हैं ये 16, 3, 4, 4A, 5, 6, इसमें ये जो खंड 16, 1 और 2 हैं, इनके अपवाद हैं। तो एक एक करके देखते हैं। देखो जो आर्टिकल 16, 3 है, इसमें क्या कहा गया है? जो संसद है, संसद विधि बनाकर किसी विशेष स्थान पर निवासियों को प्राथमिकता प्रदान कर सकती है, निवास के आधार पर। अब यहाँ पर विभेद की बात आ गई। निवास के आधार पर सरकार जो है उनको प्राथमिकता दे सकती है। सपोज करो, जैसे मान लो किसी स्थान पर सरकार डैम बना रही है और उस स्थान पर कुछ व्यक्तियों की ज़मीन आ गई है, तो देखो हर व्यक्ति को अपनी ज़मीन से प्रेम होता है, हर कोई अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना सकता, छोड़ना चाहता है। लेकिन हालांकि सरकार जो है उस ज़मीन के बदले मुआवजा दे रही है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है? जिन जिन लोगों की उस डैम बनाने के स्थान पर ज़मीन आ रही है, तो सरकार उन लोगों को उस डैम में जिन कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार वहाँ के निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है। वहाँ जिनकी ज़मीन पड़ रही है उसको उसमें नौकरी दे सकती है। अब जैसे मान लो आर्मी है या कोई पैरामिलिट्री वगैरह है, तो उसमें जैसे सिक्किम है, नागालैंड हैं या ये पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, वहाँ के निवासियों को लंबाई में छूट प्रदान करता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है लंबाई में कम होते हैं। तो ये जो प्राथमिकता दी जाती है किसके आधार पर? 16, 3 के आधार पर। 16, 3 के आधार पर यहाँ पर जो यहाँ
16(2) में कहा गया है कि राज्य निवास के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है, लेकिन इसके आधार पर राज्य विभेद कर सकता है कुछ स्थान विशेष पर। अब 16(4) क्या है? 16(4) में क्या कहा गया है? 16(4) में कहा गया है यदि राज्य के अधीन किसी सेवा में राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, किसी भी सरकारी सेवा, किसी भी विभाग में अगर पिछड़े, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। इसमें देखो ओबीसी आरक्षण की बात कही गई है। और आर्टिकल 340 जो है उसमें भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, ये जो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं ओबीसी के लिए, वो सरकार जो है अलग से प्रावधान कर सकती है उनकी नियुक्ति के लिए, उन सरकारी नौकरियों में उनकी नियुक्ति के लिए। तो इसमें आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण जो है शुरू से देखते हैं। देखो सन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 में। और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 1955 में, लेकिन रिपोर्ट दी, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर क्या हुआ आगे? फिर 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई 1979 में। इसमें द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसमें वीपी मंडल को अध्यक्ष बनाया गया। किसका? ये ओबीसी का, अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बना दिया गया। और इन्होंने जांच पड़ताल की, फिर रिपोर्ट इन्होंने अपने 1980 में इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें क्या कहा कि 3743 देश की 3747 जातियों की पहचान की, जिनका प्रतिनिधित्व 52% था। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो 3743 जातियाँ थी उनकी पहचान की और देखा कि उनका प्रतिनिधित्व कितना है, 52% है। तो उनके लिए इन्होंने कहा कि उनको 27% आरक्षण दिया जाए। 27% आरक्षण की सिफारिश की। किसने की? मोरारजी देसाई सरकार में वीपी मंडल ने, जो अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने इसकी सिफारिश की। अब क्या हुआ? देखो SC/ST आरक्षण जो है ये तो 1950 से ही है लागू था। SC का आरक्षण कितना था? SC का आरक्षण 15% था, ST का 7.5% था और OBC का 27% था। तो टोटल अब ये 1980 में कितना हो गया? 49.5% ये टोटल आरक्षण हो गया। देखो यहाँ पर 1980 में ये इन्होंने सिफारिश की थी 2700% आरक्षण की, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? देखो मोरारजी देसाई की सरकार जो है गिर गई। फिर 10 साल बाद फिर क्या हुआ? 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई, तब उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा कर दी और साथ में इन्होंने नई चीज़ जोड़ दी। क्या नई चीज़ जोड़ी? कि ईवीएस के अंतर्गत, इकोनॉमिकल वीकनेस सेक्शन के अंतर्गत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति थे सामान्य वर्ग में, उनके लिए 10% आरक्षण की बात कही। किसने? वीपी सिंह की सरकार में जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, उसमें इन्होंने 10% आरक्षण की बात की अलग से। फिर क्या हुआ? ये लागू तो हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये एक केस हुआ। इंदिरा साहनी ने केस कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट की जांच की और जो ये 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था इसको इन्होंने खारिज कर दिया और ये लागू रखा। 27% जो आरक्षण था ओबीसी का, ये लागू रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ? ओबीसी का आरक्षण अब जो है सन 1990 से ये लागू हो गया। अब टोटल 49.5% आरक्षण नौकरियों में प्रदान किया जाने लगा, जिसमें 15% ये SC का था
और एसटी का 7.5% था और ओबीसी का 27%, टोटल 49.5% था। फिर अब आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 4A क्या है? आर्टिकल 4A में कहा गया है राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में यदि राज्य की राय में एसटी एसटी का प्रतिनिधित्व कम है तो राज्य प्रोन्नत में आरक्षण दे सकता है। किसमें? इनको आरक्षण तो पहले से ही प्राप्त है एससी एसटी का 1950 से ही, लेकिन प्रोन्नत में यहाँ पर आरक्षण की बात कही गई है, ये अलग से जोड़ा गया है। आर्टिकल 16(4)A जो है ये 1955 में 77वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 1995 में ये बात कही गई। सरकारी नौकरियों में एससी एसटी के आरक्षण की बात किसमें? प्रोन्नत में, प्रमोशन में इनके आरक्षण की बात इसमें कही गई। और क्या हुआ? फिर देखो 2001 में 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें जो है परिणामी वरिष्ठता की बात कही गई। परिणामी वरिष्ठता क्या है? देखो परिणामी वरिष्ठता ये है, जैसे देख लो, जैसे मान लो ये जनरल, एक ये सीट जनरल की है और एक ये एससी की और एसटी की है, और इसका प्रमोशन 3 साल बाद और इनका प्रमोशन 5 साल बाद। ये समझ लो ये दरयासाई के पद पर हैं। 3 साल बाद एक इसका एससी एसटी कैंडिडेट का प्रमोशन हो गया और ये पहुंच गए यशो के पद पर, और इनका प्रमोशन 5 साल बाद हुआ जनरल कैंडिडेट का। तो इसमें ये देखो 3 ही साल बाद, यहाँ पर 3 साल बाद ये यशो बन गए और ये 5 साल बाद यशो बने। तो यहाँ पर जो एससी एसटी का व्यक्ति है वो पहले से ही यशो के पद पर है, पुलिस विभाग में यशो के पद पर है, और ये 5 साल बाद वहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर इनको जो है ये एससी का कैंडिडेट जो है वो इससे सीनियर ही रहेगा। जनरल का जो कैंडिडेट है जनरल का, इससे सीनियर ही रहेगा, ये जूनियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2 साल का जो है 2 साल का ये इनके पास एक्स्ट्रा उस पद पर रहने का ये अनुभव है। तो परिणामी वरिष्ठता यही है। जनरल अगर एससी एसटी कैंडिडेट का जो प्रमोशन 3 साल बाद और सामान्य वर्ग का 5 साल बाद, अगर एससी एसटी का पहले पहुंच गया, उसका प्रमोशन हो गया और जनरल का बाद में आ रहा है, तो वो एससी एसटी से जूनियर ही माना जाएगा। तो परिणामी वरिष्ठता यही है। ये कब जोड़ा गया? ये 25वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2001 में जोड़ा गया। अब देखो 16(4)B क्या है? ये सारे जो हैं 16(4)A 16(4)B ये बाद में जोड़े गए हैं संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखो हम बता चुके हैं, देखो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, उसमें जो बेस चीज़ें पहले से विद्यमान हैं उनको हटाया नहीं जा सकता, और उनको मजबूत करने के लिए मौलिक अधिकारों में आर्टिकल्स जो है जोड़े जा सकते हैं। अब 16(4)B में क्या है? ये इसमें कहा गया है खंड 4 और 4A के तहत अगर किसी वर्ष पद नहीं भरे जा रहे हैं तो अगले वर्ष उसके अगले जोड़ते रहेंगे, 50% की सीमा पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे मान लो किसी साल ये मान लो 100 पोस्ट आ गई, 100 पोस्ट आई, जिसमें एससी और जनरल, एससी की मान लो आ गई, एससी की 40 सीट हैं और जनरल की हैं 60 सीट, ये सारी फिल हो गई, और इसमें सिर्फ 30 सीटें फिल हुई और 10 सीटें ये बच गई। ये 10 सीटें 30 फिल हो गई और 10 सीटें बच गई। तो क्या होगा? ये पहले वर्ष। अब दूसरे वर्ष क्या होगा? फिर दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में इसकी जो ये 10 सीटें बची हैं, 10 सीटों को जोड़ दिया जाएगा। अब वैकेंसी फिर से आएंगी 100 आएंगी, तो इसमें जो 40 रखी जाएंगी,
10 पिछले साल की जोड़ ली जाएंगी तो यहाँ पर टोटल 50 हो जाएंगी, और इनकी कितनी रहेंगी, इनकी भी 50 रहेंगी, एससी और जनरल, क्योंकि 10 उसमें की वो बच गई थी, उनको इसमें जोड़ लिया जाएगा तो टोटल 50 इनकी रहेंगी, 50 इनकी रहेंगी। अब इस साल मान लो जैसे ये इसमें इस साल भी ये 10 सीटें बच गई, इसमें 40 ही फिल हो रही हैं और 10 सीटें बच गई, फिर क्या होगा, फिर तीसरे साल 100 वैकेंसी निकलेंगी, तो उसमें भी अब यहाँ पर इनकी कितनी हो जाएंगी, इनकी हो जाएंगी 60 हो जाएंगी, और इनकी कितनी बचेंगी, 40 ही बचेंगी। यहाँ पर ये क्या कहा जाता है कि आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। ये इसे क्या है, कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। ये क्या है, कैरी फॉरवर्ड है। इसके अंतर्गत किसी वर्ष अगर ओबीसी, ये जनरल, ये एससी एसटी की सीटें अगर फिल नहीं हो रही हैं तो उनको हम जो बची हुई सीटें हैं उनको आगे जोड़ के उनको जोड़ दिया जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड यही है। अब ये जो अब 16(5) को देखते हैं। 16(5) में क्या है, इसमें यह कहा गया है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में हिंदू धर्म से संबंधित या किसी वक्फ बोर्ड से संबंधित अगर किसी पद पर को भरा जाता है तो उसी धर्म से संबंधित विशेषज्ञ व्यक्ति को ही रखा जाएगा। इसमें भी इसका ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा 16(5) में। और 16(6) में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, इसको तो पढ़ चुके हैं, 15 आर्टिकल के अंतर्गत पढ़े थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण की बात कही गई है। ये आया कब है, 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया है। इसमें जनरल की बात नहीं कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि जो इसका आरक्षण है, जो जिनको आरक्षण पहले से मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, उनको छोड़ का मतलब जनरल वाले छूटे हैं तो उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। अब यहाँ पर 2019 में तो अब जाके 49.5 वो था, 49.5 वो था और प्लस ये 10, टोटल जो है 59.5% का ये आरक्षण हो गया है मिला के। अब इसमें ज़्यादातर ये देखो, कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़्यादातर इसमें 16 आर्टिकल जो है, 16 अनुच्छेद, उसमें ये पूछा जाता है कि 16(4)(a) क्या है ये और 16(4)(b) क्या है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें एससी एसटी के प्रोन्नत की बात कही गई है। 16(4)(a) किस अमेंडमेंट एक्ट में आया है, तो ये 77वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1995 में आया। 16(4)(b) जो क्या है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कैरी फॉरवर्ड को बताया गया है। जिस वर्ष एससी एसटी की सीटें नहीं भरी जा रही हैं तो उसको जो सीटें बच जाती हैं उनको हम अगले वर्ष में जोड़ देते हैं। और इसमें धर्म विशेष से संबंधित अगर किसी पद को भरा जाता है तो उसे उसी धर्म से संबंधित विशेषज्ञ जो पारंगत है तो उसी को ही उसमें उस पद को दिया जाएगा। और 16(6) क्या है, इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जनरल वालों को 10% आरक्षण की बात कही गई है। ये कब आया, ये 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2019 में आया। और ये 25वां जो है, 77वां और 25वां संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 16(4)(a) से संबंधित है। और ये तो पहले से ही है, आर्टिकल 16(1), 2, 3, 4 ये तो पहले से ही ये समानता के अंतर्गत थे, पर ये अलग से जोड़े गए थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आर्टिकल 17 और 18 से संबंधित क्लास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।